कल के लेक्चर में मैं बता रहा था चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी घटना के पहले का टोटल चार्ज घटना के बाद का टोटल चार्ज सेम होगा। 5 एग्जाम्पल में बताया था। वो सारा एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है सो आगे हम लोग के आगे के चैप्टरों में न्यूक्लियाई सब में पढ़ेंगे। डीके के बारे में बता रहा हूँ। और इस बीटा डीके में भी चार्ज इज कंजर्व्ड। बिफोर बीटा डीके, आफ्टर बीटा डीके टोटल चार्ज रिमेन सेम। तो दो तरह का बीटा डीके, बीटा माइनस डीके दैट इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा बीटा प्लस डीके पॉजिट्रॉन इमिट होगा। और इट इज़ द कन्वर्सन। कौन? बीटा माइनस डीके में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर की बात है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, लेकिन जो न्यूट्रॉन टूटता है तो वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और साथ साथ एक और पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, अब न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ। बीटा प्लस डीके, इट इज़ द कन्वर्सन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन में। साइमल्टेनियसली पॉजिट्रॉन इमिट करेगा, बीटा प्लस डीके बोलेंगे, बीटा प्लस डीके। या न्यूट्रल, इस पर जो चार्ज है 0 न्यूट्रॉन पर, तो बिफोर बीटा माइनस डीके टोटल चार्ज 0, प्लस ही माइनस ही मिलकर 0, तो आफ्टर बीटा माइनस डीके भी टोटल चार्ज 0, दैट इज चार्ज रिमेन्स कंजर्व इन बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में भी पहले +1 प्लस ही या 0, फिर पॉजिट्रॉन पर प्लस ही। पॉजिट्रॉन इज जस्ट जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, उसको हम लोग पॉजिट्रॉन पार्टिकल बोलते हैं। तो यह तो टोटल चार्ज पहले प्लस ही, टोटल चार्ज बाद में बीटा प्लस डीके के बाद भी प्लस ही। इट मीन्स चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। और एग्जाम्पल ऑफ बीटा माइनस डीके, एग्जाम्पल ऑफ बीटा माइनस डीके में फास्फोरस है ना, 15p32 एक अनस्टेबल आइसोटॉप से फास्फोरस का, वो टूट गया, किस में? सल्फर में बन गया। सल्फर है ना 1632 और E माइनस इमिट किया। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया और मास नंबर रिमेन्स सेम। सच एग्जाम्पल इज कॉल्ड आइसोबार। यहाँ भी उस तरह से एग्जाम्पल ऑफ बीटा प्लस डीके में भी देखा जाए। सोडियम का अनस्टेबल आइसोटॉप से, स्टेबल एल होता है 23 वाला, यहाँ 22 है, अनस्टेबल आइसोटॉप से टूट जाएगा और किसमें? नियॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और साथ साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। तो यह यहाँ पर भी क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो यह आइसोटॉप से दिस आइसोबार है, दिस आर सोडियम, दिस आर नियॉन। तो यह आइसोबार का भी जानकारी कल आइसोडाइफर्स बता रहे थे अल्फा डीके के केस में, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस जिस न्यूक्लियाइड्स के लिए सेम होगा उसको आइसोडाइफर्स बोलेंगे। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा तो आइसोटॉप्स बोलेंगे, है ना। तुम लोग के जानकारी में होना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा चली तो आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स लिख दिए। सोडियम का एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 11 सोडियम 22, 11 सोडियम 23, वो सोडियम का आइसोटॉप्स। ढेर सारा एग्जाम्पल आपको अपना पढ़ना है। आइसोबार, आइसोबार किसको बोलोगे बच्चों? सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर को ए से लिखो, एटॉमिक नंबर को जेड से। तो यहाँ आइसोबार की बात बोली। यह आइसोबार का एग्जाम्पल मैं दो यहीं पर, तो अभी जस्ट बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके में आइसोबार का चर्चा हो गया। वो आइसोडाइफर्स बोले थे, आइसोडाइफर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन।
आर सेम। कल के क्लास में आइसोमर की भी चर्चा किए थे, है ना। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड्स की बात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल में क्या देखा है कि टोटल चार्ज पहले कितना था। इस बीटा डीके को लिखने का तरीका, इस जनरल इक्वेशंस क्या लिखा गया बीटा माइनस डीके के लिए, है ना। एक्स जेड ए या पेरेंट न्यूक्लियाई टूट गया, वाई जेड प्लस वन ए और ई माइनस प्लस न्यूट्रिनो। टोटल चार्ज बिफोर बीटा माइनस डीके। बोलो सारे बच्चे यहाँ समझ रहे हैं मेरी बात। तो बिफोर डीके कितना होगा, टोटल चार्ज प्लस जेड ई। टोटल चार्ज आफ्टर बीटा माइनस डीके जेड प्लस वन, जेड प्लस वन इंटू ई और फिर माइनस ई जेड ई, दैट इज टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। एक ही तरह की भाषा लिखनी रहती है, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। कभी भी एग्जामिनेशन में एक से दो एग्जाम्पल बहुत हो गए, ढेर सारा एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल मैं बता चुका अभी तक। या बीटा माइनस डीके का जनरल इक्वेशन था, बीटा माइनस डीके का न्यूक्लियर रिएक्शन है। और बीटा प्लस डीके का क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लिया जाए तो हम बीटा प्लस डीके का। इसमें मैं न्यूट्रिनो के बारे में लिखने का कोशिश किया। न्यूट्रिनोज और न्यूट्रल पार्टिकल, कोई चार्ज नहीं है, कहें इसका चार्ज कैलकुलेट काउंट ही नहीं किया है, और उसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल, जीरो लेते हैं लिखने को कि उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से भी क्या होगा, कम होगा, और उसका वीक इंट्रैक्शन होगा अदर पार्टिकल के साथ। अपने लोग 4 तरह का इंट्रैक्शन की बात बोलते हैं, फोर्सेस की बात बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब जो न्यूट्रॉन वाला इंट्रैक्शन होगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के कैटेगरी में जाएगा, है ना। तो 4 फंडामेंटल फोर्स शुरुआती 11th के शुरुआत चैप्टर सब में दिया रहता है, NCERT सब में, है ना। तो उसको देखने का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। अब हम लोग बात करें बीटा प्लस डीके का। न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई कि यह चार्जलेस होगा, इसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, या वीक इंट्रैक्शन करेगा अदर पार्टिकल के साथ, है ना। अब देख लेते हैं किसका इक्वेशंस, बीटा प्लस डीके का इक्वेशन। डीके, बीटा प्लस डीके के लिए जनरल फार्मूला एक्स जेड ए, कल मैं बोल रहा था पेरेंट न्यूक्लियाई, फिर बाद वाला डॉटर न्यूक्लियाई, वाई जेड माइनस वन इंटू ए ई प्लस और न्यूट्रिनो। यहाँ पर भी बोलने का वही तरीका, टोटल चार्ज बिफोर बीटा प्लस डीके प्लस जेडी, टोटल चार्ज आफ्टर बीटा प्लस डीके जेड माइनस वन इंटू ई प्लस ई, दैट इज प्लस जेडी, that is total charge remains conserved during beta plus decay। अब एक और बता दें और तभी इसको रोकते हैं। ये एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ढेर सारे एग्जाम्पल। एक बता रहे हैं अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, आगे चल के न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना पड़ेगा,
उसका बेसिक प्रिंसिपल होगा कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल रिएक्शंस को, न्यूक्लियर रिएक्शन को ही कंट्रोल कर देंगे तो वह न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में यूज़ होगा। तो हम इसको करके तब अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल होगा 7 नंबर अपना देखते रहे सीक्वेंस क्या है ना। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, सारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब याद होना चाहिए बच्चों, है ना। रिपीट करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे बार बार, तभी याद रह पाएगा, है ना। अभी देख लिए हम लोग सल्फ़र का एटॉमिक नंबर का, फास्फोरस का, फिर नियॉन है वो, है ना। तो इस तरह से आप याद करो। देखो मैं अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन तो इसको फिर मैं मिटा लूँ पहले। कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। यूरेनियम न्यूक्लियस पर अनस्टेबल आइसोटॉप्स यूरेनियम का, उस पर हम लोग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराएंगे। तो 3 एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। और फर्स्ट में 1 न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन पैदा होगा, फिर 2 न्यूट्रॉन से 4 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन से 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन से 16 न्यूट्रॉन, इसलिए उसको अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन का, 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन की बात करेंगे। 9 न्यूट्रॉन से 27, तो वह फिर 27 से 81 न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। और फिर थर्ड एग्जाम्पल में 1 न्यूट्रॉन से 4 न्यूट्रॉन की बात करेंगे, फिर 4 न्यूट्रॉन से 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन से 16 न्यूट्रॉन की बात करेंगे, है ना। 16 इस तरह से हुआ क्या होते जाएगा मल्टीपल। तो मैं थर्ड एग्जाम्पल में बोला 1 से 4, फिर 4 से 16, 16 से 64, इस तरह से 4। तो 1 न्यूट्रॉन 4 न्यूट्रॉन पैदा करेगा, फिर 4 न्यूट्रॉन आया तो 1 न्यूट्रॉन 4 न्यूट्रॉन, फिर 1 न्यूट्रॉन 4 न्यूट्रॉन, तो टोटल 16 न्यूट्रॉन। और इसी तरह 16 न्यूट्रॉन फिर 64 न्यूट्रॉन्स को पैदा करेगा। यहाँ तीनों एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ, यहाँ देख लो बाबू। 92 यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराए, वो स्ट्रॉन्शियम और जेनन और 2 न्यूट्रॉन में टूट गया, है ना। स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर 38, जेनन का एटॉमिक नंबर 54, या इनर्ट गैसेस के कैटेगरी में। फिर दूसरे रिएक्शंस में बता रहा हूँ, बेरियम और क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, और फिर नायोबियम और एंटीमनी और फिर क्या है 4 न्यूट्रॉन मिलेगा। तो यह जो एग्जाम्पल है इसमें दिखाने का कोशिश किया गया, यह आगे न्यूक्लियाई का है, लेकिन अभी सिर्फ दिखाना है हमको टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन 92E प्लस, तो प्लस 92E, और फिर टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शंस, तो इसके लिए 56E, इसके लिए 36E, न्यूट्रॉन का 0, तो यह फिर से कितना आया 92 प्लस 92E, दैट इज चार्ज रिमेन्स कंजर्व दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन। फिर दूसरे में भी इसी तरह से दिखाना है, टोटल चार्ज प्लस 92E, 41 प्लस 51, तो 41E प्लस 50, 92E कंजर्व है। तीनों एग्जाम्पल्स में इसी तरह की बात करनी है। और यह जो अगर साइड में मैं थोड़ा लिख दिया, यह शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, चीज़ों जो हमको ज़रूरत है, स्ट्रॉन्शियम, जेनन, क्रिप्टॉन, बेरियम, नायोबियम, एंटीमनी, सब उसको याद रखने का तरीका है। बोलना है बच्चों सर जी यहाँ जेनन के करबा नवाब साहब, ये क्या बोल रहे हैं सर फगरा, तो वो बोल रहे हैं आप याद रखोगे, उसको याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं तुम, है ना, कि किसका क्या एटॉमिक नंबर होगा और क्या किस तरह से याद करेंगे। फिर से बोलो मेरे साथ, सर जी करबा नवाब साहब, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा कि स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर सर से रखवाए 38, जेनन का 54, क्रिप्टन का, है ना, इस तरह से 36, 56 सब का याद रखने का चीज़ है। तो ये लास्ट एग्जाम्पल में दिया कि इसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 3 प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स में जान गए। चौथा चार्ज इज एडिटिव,
चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है यार। किसी बॉडी पर +10 कूलम चार्ज है और -6 कूलम चार्ज है, 2 पार्ट्स में चार्ज दिया हुआ है उसमें, तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो +10 -6 +4 सीधे अलजेब्राइक सम होगा। साइन लेना पड़ेगा चार्ज का, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और तो वह कहलाता है चार्ज इज़ एडिटिव। चार्ज इज़, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हो गया चार्ज इज़ एडिटिव। फोर्थ प्रॉपर्टीज़, चार्ज इज़ एडिटिव। चार्ज on any body or system is equal to algebraic sum of total charges in the body or system. Here charge is taken with sign. Charges are taken with sign. हो गया छोटा एग्जाम्पल, 2-4 देख लेते हैं, बस हो गया। तो चार्ज के बारे में अभी तक जाने। अब हम चार्ज को फिर से एक बार क्या करेंगे, पूरा अभी जहाँ तक पढ़े उसको रिकैप कर लेंगे, बोल बोल के सिर्फ बोलते चले जाएंगे शॉर्ट में, और आपको समझाने का कोशिश करेंगे फिर से कि हम लोग शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते हैं। एक लंबा हम नोट्स तैयार करवा दिया आपको चार्ज के बारे में सिर्फ। अब हम लोग को जो पढ़ना है आगे कूलम्ब्स लॉ, लेकिन उस कूलम्ब्स लॉ से लाने से पहले मैं फिर से आपको चार्ज के बारे में बताऊं। विशेषकर जो चार्ज कंजर्वेशन ये सब का एग्जाम्पल बताया, वह हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई की तैयारी मैं शुरू करवा दिया। मैं वर्क फंक्शन बोला था, उसमें देखेंगे वर्क फंक्शन पर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे हम लोग। तो आगे की चीज़ को भी हम लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। इसको मिटाते हैं तो चार्ज इज एडिटिव का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। Consists of 5 charges +2 coulomb +3 coulomb -4 coulomb +6 coulomb and +5 coulomb. Then total charge of the system, total charge of given system Q बराबर +2 +3 -4 +6 +5, that will be 12 +12 coulomb. दूसरा है डाइपोल इज सिस्टम, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ 2 equal and opposite charges -q and +q. Then charge of the dipole बराबर -q +q बराबर 0। तो चार्ज ऑफ डाइपोल, नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल विल बी 0, है ना। चला फटाफट फटाफट। अभी तक चार्ज के हिस्ट्री के बारे में बताए, चार्ज का प्रॉपर्टीज़ बताए, मैं टर्म बताया। अब पीछे चल रहे हैं, फिर आने वाले अब अगला जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ, लेकिन उससे पहले पीछे फिर मैं रिकैप दे रहा हूँ थोड़ा सा। स्पेसिफिक चार्ज,
मैं बोला चार्ज बाई मास। Here charge is invariant but mass is variant. Mass varies with velocity. Charge is independent of velocity. तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज will be variant. That is, a specific charge varies with velocity. A specific charge varies with velocity. As mass increases when velocity increases, that is, a specific charge decreases when v increases. मास बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा, तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो स्पेसिफिक चार्ज वाला टर्म से हम लोग निकालें मास इज रिलेटिविस्टिक, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक। एक और है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि कोई रॉड है और उसको हाई स्पीड से हम लोग घुमावे ले जाएं तो उसका लेंथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस क्या होगा, हाई स्पीड प्राप्त करने पर रेडियस क्या होगा, घटेगा, एरिया घटेगा, है ना। कोई इनफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और उसको हाई स्पीड दे दे तो उसका रेडियस घट जाएगा, उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इज आल्सो रिलेटिविस्टिक, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज आल्सो रिलेटिविस्टिक, और volume density of charge is also relativistic. Charge remains constant, charge is not relativistic, but length, radius etc is क्या variant. लेंथ कंट्रैक्शन बोला जाता है रिलेटिविटी में। तो लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब है कि स्पीड बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी lambda increases, sigma increases, rho increases due to length contraction. Length contraction यह तब होगा जब वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। तो ये सब चर्चा थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने के लिए है कि स्पेसिफिक चार्ज वेरिएंट हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज रिलेटिविस्टिक होगा, लैम्डा सिग्मा रो सब रिलेटिविस्टिक हो जाएगा। जब हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा, चार्ज बॉडी हाई स्पीड से चलना शुरू कर देगा, तब ये सब वेरिएंट हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्यों घटेगा बढ़ेगा, सब वाली बात हम समझाने का कोशिश किए। ये था हम लोग का स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक के आधार पर ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव। अब है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जाने। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बाई एरिया क्यू बाई ए। मैं देखा ना जरूर, चार्ज इज एडिटिव में पढ़ाया था। अगर n आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप्स है, कंडक्टर है, और सब पर स्मॉल क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज सब ड्रॉप मिलकर एक बिग ड्रॉप बना दे। चार्ज इज एडिटिव के आधार पर बिग ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, तो NQ हो जाएगा। और तो हम बताने जा रहे हैं कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप में क्या रिलेशन होगा। तो थोड़ी सी बात देख लो, इसके बाद पिछले ही पढ़ाई के आधार पर बात करते चलेंगे अभी थोड़ा थोड़ा, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या सवाल का रूप होगा।
if n identical Mercalli drops, each of surface density of charge sigma s, a small drop का sigma s, combine to form a big drop, सारा ड्रॉप मिलकर का ही एक ड्रॉप बनाया। देन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप इज गिवन एज सिग्मा बी बराबर, बी फॉर बिग, और बराबर n का पावर 1/3 इंटू सिग्मा s, n इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स। इसको प्रूफ कर ले हम लोग। लेट q बराबर चार्ज ऑन ईच ए स्मॉल ड्रॉप, देन charge on big drop, charge is additive, q बराबर n q, q q q q q सब जुड़ जाएगा तो n q हो जाएगा, चार्ज ड्यू बिकॉज चार्ज इज एडिटिव। लेट r बराबर रेडियस ऑफ a small drop, capital R बराबर radius of big drop, here sigma s बराबर q by 4 pi r square, drops are spherical, स्फेयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस डेंसिटी, एंड सिग्मा बी बराबर सरफेस डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, कैपिटल क्यू चार्ज ऑन बिग ड्रॉप बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, देयरफॉर 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, n इंटू 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, एक उसको n से मल्टीप्लाइड कर दी, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप सब मिलकर क्या होगा, सब उनका वॉल्यूम को जोड़ दिया जाए तो r बराबर कितना निकला, n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब इस दोनों रिलेशन से, इससे और इससे हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। पहले इतना लिखें, नाउ सिग्मा बी बाई सिग्मा एस बराबर सिग्मा बी के जगह q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा एस के जगह स्मॉल q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, q बाई क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, q एन क्यू क्यू कैपिटल Q बराबर एन क्यू, चार्ज इज एडिटिव के आधार पर सब चार्ज जोड़ दिए तो बिग ड्रॉप, और r यहीं से लिख दिया जाए, इसको r रहने दिया जाए आर स्क्वायर, और r के जगह कैपिटल R की जगह n का पावर 1/3 तो 2/3 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, n बाई n का पावर 2/3, n का पावर 1/3, तो लास्ट रिजल्ट साबित हो गया, सिग्मा बी बराबर n का पावर 1/3 इंटू सिग्मा एस। अगर कहता है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स का
कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप सिग्मा एस है, तो सिग्मा बी बराबर क्या होगा, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 सिग्मा एस बोलेंगे, 4 सिग्मा एस। तो ये रेडीमेड फार्मूला फिर से मैं बोलूँगा कि एक बार साबित कर लें, उसके बाद अगर हमको ऑब्जेक्टिव के लिए करना हो, किसी सवाल के एक पार्ट्स के लिए ये बात करनी हो, तो डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए सिग्मा बी बराबर n का पावर 1/3 इंटू सिग्मा एस। है ना, हाउ एंड वाई का, कि वाई द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड रोड व्हीकल्स मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। जो एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन, उसका जो टायर जो होता है उसको कंडक्टिंग होता है, स्लाइटली कंडक्टिंग, स्पेशल मटेरियल का बना होता है, रबर के साथ और कुछ मिला के कंडक्टिंग बनाया जाता है। क्यों कंडक्टिंग बनाया जाता है? हम लोग के इलाके से जब पेट्रोल वाला टैंकर गुजरता है या मिट्टी तेल को ढोता हुआ टैंकर गुजरता है, तो उसके नीचे एक चेन लगा रहता है ना, चेन अर्थ को टच करते रहता है। तो वो क्यों, और चाहे उसका टायर जो होता है सो स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है? तो सीधी सी बात है, जब हाई स्पीड से चल रहा है तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग होगा, और उस चार्जिंग के कारण चार्ज जो है सो कंडक्ट होकर किस में चला, व्हीकल के बॉडी में चला जाएगा, एयरक्राफ्ट के बॉडी में चला जाएगा, और वह हीट डेवलप करेगा और आग का कारण बन सकता है, कैच फायर। उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया कि रोड व्हीकल्स की मतलब के टायर को क्या क्या बना दिया गया, स्लाइटली कंडक्टिंग, जो चार्ज को रिटर्न कर देगा किस में, अर्थ में, है ना, और उससे जो आग लगने का खतरा है उससे हम लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। उसी को मैं लिखा दिया हूँ, ड्यू टू रबिंग ऑफ टायर्स ऑन द रोड्स फ्रिक्शन मेक्स देम चार्ज्ड, conduction of these charges through the vehicle body may produce heat and the aircraft or high speed vehicle may catch fire. Conducting tires keep returning charges to the ground and hence fire hazards are avoided. जो आग से जो खतरा है वो उससे हम लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, कंडक्टिंग टायर का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट में और हाई स्पीड व्हीकल्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग, फ्रिक्शन के कारण जो हीट चार्ज डेवलप होता है उसके कारण हीट के कारण फायर पकड़ सकता, मतलब आग लग सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए कंडक्टिंग बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स जो पढ़ा रहा था उसमें एक छोटी सी पार्ट मैं बताने का कोशिश किया, सिर्फ चार्ज। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कूलम्ब्स लॉ, जिसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात होगी। 11th में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, और आगे के लेक्चर से पहले मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो मुझसे लिंक्ड हैं वो फिर से ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लें, और NCERT फर्स्ट वॉल्यूम 11th में ही फर्स्ट चैप्टर में ही फोर्सेस दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का चर्चा थोड़ा कर रहे थे, न्यूट्रॉन जो इंटरेक्ट करेगा दूसरे पार्टिकल के साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ, तो वह वीक इंट्रैक्शन होगा। बीटा डीके में, बीटा डीके 2 तरह का बोले थे, बीटा प्लस, तो जब पढ़ेंगे NCERT सब तो उससे आपको कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मेनली हम लोग फोर्स पढ़ने चले हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। मैं आपको बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, फार्मूला जानते हैं सारे बच्चे, F = G m1 m2/r², कैपिटल G लिखते हो।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबको वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरेटिव स्टडी जानेंगे, मैग्नेटिक फोर्स आगे बात करेंगे, और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियाई में बात करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पहले पढ़ा हुआ है और उसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करेंगे। फिर से वेक्टर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, 10 वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन मेथड से वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, सवाल तो बनाना है उसके लिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग चार्ज पढ़ लिए, कूलम्ब्स लॉ पढ़ ले, ख़त्म कर ले, फटाफट भागते चले जाएं, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। आप पिछली बातों को रिपीट करते रहे, ट्रिग्नोमेट्री का हर चीज़ का है ना, sin 60, sin 30, sin 120 सब वैल्यू आएगा, sin cos tan, मोस्टली sin cos tan से काम चल जाएगा आपका। लेकिन सारे एंगल के लिए वैल्यू याद होना चाहिए। sin 53 डिग्री, sin 37 डिग्री, है ना, पाइथागोरियन ट्रायंगल, ये सब बताया गया होगा 11th में मैथमेटिकल टूल्स में। उस सब को रिवाइज़ करना है, तभी आप सवाल बना पाओगे आगे। आप तो सवाल का दौर चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही सब में, और पूरा मैकेनिक्स जुड़ता चला जाएगा आपको। फ्रिक्शनल फोर्स आना चाहिए, सर्कुलर मोशन का केस, सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो बच्चे पढ़े हुए हैं, mv²/r पढ़ाया हुआ है, mr ω², mr 4π²/t², mr 4π²n², n is the frequency, t is the time period of revolution, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। इन सारे रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, मेमोरी में रखना है कंसेप्ट के साथ, तब जाके कूलम्ब्स लॉ की बात समझ में आएगी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बीच के मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। वह कैपिटल जी जो वैल्यू लिए F=G m1m2/r², वह कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो मीडियम ही सब। लेकिन यहाँ जो कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला आएगा, चाहे फोर्स का बात करेंगे, वह बीच के मीडियम पर निर्भर करेगा। अलग अलग मीडियम के लिए फोर्स अलग अलग होगा। मैं दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा वैक्यूम में फोर्स होगा, एयर में, फ्री स्पेस में। किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो फोर्स घटता चला जाएगा। तो इस तरह की बातों को आप रिपीट कर लेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा वेक्टर आना चाहिए। कैलकुलस तो निश्चित तौर पर मैक्सिमा मिनिमा की बात सिखाए हुए हैं 11th के स्टैंडर्ड में। कोई फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम तब होता है जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव होगा तो मैक्सिमम, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होगा तो मिनिमम। तो इस तरह के रिजल्ट को रिपीट करेंगे। इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन का 5 ही फार्मूला मैं 11th के स्टैंडर्ड में बताया था। जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे और जो नहीं भी थे, सब ही आप लोग पढ़े होंगे अगर 11th की पढ़ाई किए होंगे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सारी चीज़ को रिवाइज़ करना है। और अभी तक जितना मैं बताया उसमें बहुत सारा चीज़ आपको क्या है, रटना पड़ेगा। जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर मैं बोला था, है ना, बहुत सारा उदाहरण दिया जो न्यूक्लियाई से रिलेटेड बात कर रहा था मैं। तो पिछले पढ़ाई को बार बार रिपीट करेंगे, तब जाके आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, सवाल बनता चला जाएगा। अभी हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात किए, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात किए। अब क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव इसी तरह का। मान लो क्या सरफेस डेंसिटी 2 स्फीयर का सेम है, तो और दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो चार्ज का रेशियो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। σ1 बराबर σ2 बराबर Q1/4πr1² बराबर Q2/4πr2²। R1 R2 का रेशियो दिया रहेगा तो Q1/Q2 निकाला जा सकता है। इसी तरह वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज सेम है तो कहेगा σ1/σ2 बताओ, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो बताओ, रेडियस का रेशियो दिया रहेगा। तो सवाल आपको फर्स्ट चैप्टर एम करीम का सारा सवाल आपको बनना चाहिए। आप SC वर्मा में से छांट के बनेगा, कहा है कि अभी तो सिर्फ चार्ज पढ़े हैं, NCERT से भी सीमित पढ़ेगा। अभी कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो एम करीम का जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इन फिजिक्स है उसमें चैप्टराइजेशन इसी तरह से है, चार्ज वाला पहला चैप्टर है। तो उस चैप्टर के हिसाब से मैं सारा थ्योरी बता दिया हूँ, उसके सवाल को भी आप बनावे। और भी जो डिफरेंट बुक्स है उससे भी चार्ज की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा कि ग्रेविटेशन को रिवाइज करो, ग्रेविटेशन का सवाल बनाओ, है ना, वेक्टर का सवाल बना लो,
थोड़ा। तो इस तरह की चीज़ वेक्टर तो द मस्ट है, क्या है कि हर जगह आप वेक्टर आने वाला है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, रिलेटिव पोजीशन की बात करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करोगे, है ना। तो बेसिक फार्मूला सब आना चाहिए, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, क्या है कि सारे फार्मूलाओं का यूज होगा। तो साइन कॉस टेन का वैल्यू मैं बोला, सब वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, जहाँ जिसका ज़रूरत होगा, है ना। इक्विवेलेंट वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है ना, नेगेटिव वेक्टर क्या है। तो ज़्यादा 11th वाला चीज़ को रिवाइज़ करना है अगले लेक्चर के समझने के लिए अच्छे ढंग से। अपने घर पर रहकर ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, है ना। और कहीं बाहर निकलने का नहीं है, सरकार के रूल रेगुलेशंस को पालन करेंगे, लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन को पालन करते हुए घर पर स्टडी करते रहना है हर हमेशा। 11th के पढ़ाई को, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो आपका, उसको रिवाइज़ करते रहो। और जो आपके टीचर दे रहे हैं, जो भी टीचर जहाँ से भी लिंक्ड हैं आप, उसकी पढ़ाई को रिवाइज़ करते रहें। अब जब हम लोग फेस टू फेस होंगे तो एक नए तरीके से फेस करेंगे हम लोग, नए सर्कमस्टांसेस को, क्या होता है नहीं होता है आगे, ये तो किसी के जानकारी में नहीं है। लेकिन जितनी मैं दे रहा, जितना मटेरियल दे रहा हूँ, उसको आप घर पर बैठकर रिवाइज करें। और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी फिर से। ओके।